श्री गुरु सत्ताये नमः। विचार क्रांति अभियान प्रस्तुति सद्भाव और सहकार पर ही परिवार संस्था निर्भर। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पाठ 7। गृहस्थ एक तपोवन है, जीवन साधना इसी में रहकर करें। विवाह भी सृष्टि के अन्य प्रयोजनों की तरह एक छोटा सा अनुबंध है, जिसमें महत्ता हर व्यक्ति की अपनी ही रहती है। अपनी भाग्य और भविष्य का निर्माण हर किसी को अपने हाथों ही करना होता है। परिस्थितियों की प्रतिक्रिया मनस्थिति के अनुरूप होती है। विवाह को सफल बनाने में साथी जितना योगदान देता है, उससे असंख्य गुनी भूमिका अपनी होती है। विवाह करना हो तो साथी से अनुकंपा एवं अनुकूलता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वरन यह मानकर चलना चाहिए कि किसी अनाथ असहाय को सक्षम समर्थ बनाना है और इसके लिए उदारतापूर्वक अनुदान देते रहना है। इससे कम में न तो मित्रता निभती है और न साथ रहने का आनंद मिलता है। साथी के सद्व्यवहार की अपेक्षा करते रहने से तो संतोष की आशा धूमिल ही बनती जाएगी। जिस प्रकार अपना मन दूसरे पक्ष की सहायता से सुखी बनना चाहता है, अपने में न तो कुछ दोष दिखाई पड़ता है और न बदलने जैसा कोई स्वभाव दिखता है। हो सकता है साथी की मनस्थिति भी वैसी ही हो और वह हमी से तरह तरह की आशा अपेक्षाएं संजोए बैठा हो। अब प्रश्न उठता है कि जब अनुदानों की वर्षा कर सकने योग्य क्षमता उत्पन्न करने पर ही विवाह की सफलता निर्भर है और जीवन रस समर्पण करने पर ही मित्रता निभने का आनंद मिलता है, तो विवाह किया भी जाए या नहीं? इस प्रश्न का दोहरा उत्तर है, जो आत्मनिर्भर नहीं है वे अंधे पंगे की जोड़ी मिलाकर किसी तरह अपना काम चलाएं और विवाह करके भौतिक सुख सुविधा का एक अंश प्राप्त करके काम चलाऊ संतोष प्राप्त करें। पर जिनके सामने कोई उच्च आदर्श है, वे तब तक ठहरे जब तक कि उन्हें लक्ष्य की और कदम से कदम मिलाकर साथ चलने वाला एवं सच्चा सहयोग दे सकने की मनस्थिति और परिस्थिति वाला साथी न मिल जाए। जिन्हें भौतिक सुखों के प्रति ही आकर्षण है, उन्हें जहां भी थोड़ी उपयुक्तता जचे, वहां बिना बहुत अधिक सोच विचार किए संबंध जोड़ सकते हैं। काम चलाओ विवाहों में लाभ हानि बराबर है। यह लाभ है कि वासना के लिए व्यवस्थित मार्ग मिल जाता है और गड़बड़ फैलने का खतरा सीमित हो जाता है। गृह व्यवस्था में साथ सहयोग मिल जाता है, तब सुख दुख की घड़ियों में किसी कदर सहयोग मिलता है। किंतु यहाँ ध्यान यही रखा जाता है कि इतना भी मिलेगा तब जब अपने को प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने की कला आती हो। अनाथ और असमर्थ होने की स्थिति में तो भिक्षुकों को मिलने वाली यह किंचित सहायता के बदले अपनी अंतरात्मा बेचनी पड़ती है। अस्तु काम चलाओ विवाहों के बंधन में बंधने से पूर्व भी इतनी क्षमता तो प्राप्त कर ही लेनी चाहिए, जिसके बल पर साथी को सीधा खड़ा हो सकने में सफलता मिल सके। सामान्य स्तर के विवाहों में साथी का सहयोग मिलता है, पर बदले में उसका ऋण ही साथ चुकाने चलना पड़ता है। आत्माओं की मिलन का आदर्श बहुत ऊंचा है। वह कहीं कहीं और कभी कभी ही झलक दिखाते देखा जाता है। आमतौर से आदान प्रदान की नीति ही कार्यान्वित होती है। पति का सहयोग पत्नी प्रायः तब पाती है जब शरीर से श्रम और मन से अनुकूलता की कीमत चुकाती है। पत्नी का सहयोग तब मिलता है जब उसकी तथा उसके उदर से उत्पन्न हुए बालकों के लिए अपनी भौतिक तथा मानसिक उपलब्धियों का प्रायः समूचा अंश निचोड़ा जाता है। सामान्य कहे जाने वाले व्यावहारिक विवाहों में आदान प्रदान का इतना मूल्य तो चुकाना ही पड़ता है। कम मूल्य से अधिक लाभ देने वाली किसी की भाग्य लॉटरी की छप्पर फाड़कर बरस पड़े और अयोग्य होने की स्थिति में भी दूसरे पक्ष की उदारता से गृहस्थ जीवन सुखद बन पड़े, तो इसे अपवाद चमत्कार ही समझा जाना चाहिए।
विवाह को सफल बनाने के लिए यदि उपयुक्त जोड़ीदार तलाश करना हो तो उसके लिए अत्युक्तिपूर्ण नहीं वरन यथार्थ जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। इस सिद्धांत से कोई भी इनकार नहीं करेगा। इस प्रकार की ढूंढ खोज में जासूसी गुप्तचरी जैसा झंझट उठाकर भाग दौड़ करके शक्ल सूरत रूप सौंदर्य धन वैभव शिक्षा चरित्र तथा गुण कर्म स्वभाव के बारे में अपेक्षित सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है ताकि पीछे पश्चाताप की गुंजाइश शेष न रहे। यह प्रक्रिया उचित भी है, उपयुक्त भी। इसके बावजूद रूप धन एवं गुण कर्म स्वभाव के आधार पर की गई परख भी अधूरी तथा ओछी है, क्योंकि इस कसौटी पर कस लेने के उपरांत भी यह निश्चिंतता नहीं हो सकती कि गृहस्थ सुखपूर्वक चल पाएगा। दूसरा व्यक्ति कभी भी बदल सकता है या उसके संबंध में जो निष्कर्ष निकाला गया था वह गलत भी हो सकता है। इस क्षेत्र की सफलता का एकमात्र सूत्र है अपने में उस दूरदर्शिता और सदाशयता का होना जिसके सहारे दूसरे को सुधारा या बदला जा सकता है। यदि वैसा न बन पड़े तो तालमेल बिठाने वाला एक पक्षीय प्रयास भी किया जाता रह सकता है। साथी के सर्वथा अनुपयुक्त सिद्ध होने पर भी परिष्कृत आदर्शवादिता अपनाए रहकर इस प्रकार का चिंतन रखा जा सकता है जिसके कारण अपने कर्तव्य पालन की प्रतिक्रिया आत्मसंतोष का सत्परिणाम प्रस्तुत करती रहे। साथी के अनुपयुक्त आचरण से निराशा होनी तो स्वाभाविक है, पर इतने पर भी एक पक्षीय कर्तव्य पालन टकराव की स्थिति से बचाए रह सकता है और अपने सद्व्यवहार का आनंद अपनी प्रतिक्रिया प्रतिध्वनि एवं प्रतिछाया से अपने को आशान्वित किए रह सकता है। ऐसी दशा में यह संभावना भी बनी रहती है कि रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशाना बन जाए और कठोरता बतरने वाला पाषाण हृदय भी कालांतर में कोमल बन जाए। ऐसे परिवर्तन और सुधार के असंख्य उदाहरण हमें अपने इर्द गिर्द ढूंढ सकते हैं। इसके विपरीत उन उदाहरणों की कमी नहीं जिनमें कटुता कर्कशता आक्षेप अपमान अविश्वास जैसे विषाक्त तत्व मिलते जाने पर मन हट गए और कभी एकता की स्थिति उलटकर उपेक्षा और विद्वेष में परिणत हो गई। जब तक दूसरे की सहायता से कृपा अनुकंपा से मनोरथ सिद्ध करने की बात मन में रहेगी तब तक परावलंबन की स्थिति बनी रहेगी और पराधीन परमुखोपेक्षी जिस तरह आशा निराशा के झूले में झूलते रहते हैं वैसी ही दुर्दशा अपनी भी होती रहेगी। अनुकूलता दिखाई गई तो संतोष, प्रतिकूलता बरती गई तो रोष क्रंदन। भला यह भी कोई बात रही? स्वावलंबन से कम में किसी को चैन नहीं, स्वाधीनता बिना किसी की गति नहीं। विवाह चाहे स्वदेश हो अथवा लोक प्रवाह का गठबंधन, दोनों ही दशा में दोनों पक्षों को अपना उत्तरदायित्व निभाने और विवाह सुख की पूरी पूरी कीमत चुकाने की तैयारी करनी चाहिए। इसमें जितनी कमी रहेगी उतनी ही इस प्रयोग में असफलता हाथ लगेगी और सुख की आशा को जंजाल जैसी निशान में परिणत होने की संभावना रहेगी। सच तो यह है कि विवाह उन्हें ही करना चाहिए जिनमें इस स्तर का आत्मविश्वास विकसित हो गया हो कि जैसे भी साथी से पाला पड़ेगा उसे गला धुलाकर अपने ढांचे में ढाल दिया जाएगा। इस प्रयास में कठोरता और अहंकार की नीति सफल नहीं होती। उदारता, विश्वास और आत्मीयता की सघन संवेदना ही पत्थर को पानी बना देने में सफल होती है। वस्तुतः विवाह आसमान में बरसने वाली सुविधा का वरदान नहीं, कठोर कर्तव्य का निर्वाह है। उसमें पाने की आशा कम और देने की तैयारी अधिक करके ही चलना चाहिए। सुख दुख में समान रूप से भागीदार बनने वाला एक घनिष्ठ साथी प्राप्त करने के लिए दो आत्माएं विवाह बंधन में बंधती है। संतानोत्पादक उसके बाद का गौण उद्देश्य है। संतानोत्पादन या वंश वृद्धि ही विवाह का प्रयोजन होता तो उसके लिए नर नारी को एक साथ रहना कदापि आवश्यक नहीं होता। मनुष्येतर प्राणी जिस प्रकार प्रजनन करते हैं और काम सेवन के बाद
एक दूसरे से अलग स्वच्छंद सर्वत्र स्वतंत्र ही जाते हैं। उसी प्रकार नर नारी भी काम सेवन के बाद स्वतंत्र स्वच्छंद रह सकते थे, परंतु ऐसा नहीं होता। इसका कारण यही है कि नर को एक घनिष्ठ आत्मीय सहयोगी चाहिए, जो नारी के रूप में उसके व्यक्तित्व का पूरक भी बनता हो, और नारी को भी अपने व्यक्तित्व का पूरक चाहिए, जो उसे प्रेम, संरक्षण, स्नेह और सहयोग प्रदान कर सके। किंतु कितने दंपति हैं जो एक दूसरे की यह अपेक्षा पूरी कर पाते हैं? एक दूसरे के लिए प्रेम, त्याग, बलिदान का व्रत लेने के बाद भी क्यों अधिकांश दंपति एक दूसरे से असंतुष्ट रहते हैं? इसमें किसी एक पक्ष का दोष नहीं है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे से अनावश्यक अपेक्षाएं करने लगते हैं, और वे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो खिन्न, असंतुष्ट, क्षुब्ध एवं शिकायती स्वभाव के बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत सी पत्नियां समझने लगती है कि विवाह के बाद उनका सारा उत्तरदायित्व पति ने संभाल लिया। विवाह के बाद उनका एक ही काम है साज श्रृंगार से रहना, खूब ठाट बाट बनाना और मौज मजे उड़ाना। पति कमा कर लाए और उसकी सुख सुविधा के लिए पर्याप्त साधन जुटाए। यह दृष्टिकोण अपनाने वाली स्त्रियां अपने पति के लिए साथी सहचर होने के स्थान पर उन पर एक दुर्बह भार ही सिद्ध होती है। किसी विद्वान ने इसी तथ्य की ओर इंगित करते हुए लिखा है, युवतियां प्रायः विवाह के समय अपने पति का हाथ पकड़ती हैं, तो उसका प्रकट उद्देश्य यह होता है कि वे एक दूसरे के साथी सहचर बनकर जीवन निभाएंगे। हाथ पकड़ने की यह रस्म आजीवन मैत्री की प्रतिज्ञा के तौर पर संपन्न की जाती है। परंतु होता यह है कि विवाह के बाद स्त्रियां अपने पति के कंधों पर चढ़ जाती है और उन पर बोझ बन जाती हैं। सभी स्त्रियों के संबंध में नहीं, तो अधिकांश स्त्रियों के संबंध में यह सर्वथा सत्य है। रोज नई मांगे करना, रोज नई फरमाइशें रखना, रोज नए साधन सुविधाओं के लिए जिद करना बोझ बनना नहीं तो और क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि पत्नियां पूरी तरह दोषी है। इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन कौन देता है? कौन उचित अनुचित मांगों और प्रस्तावों को मानकर पूरा कर नई नई मांगे करने का द्वार खोलता है? निश्चित ही छूट पति की ओर से प्राप्त होती है। पति की ओर से यह छूट क्यों होती है? इसका एक कारण तो यह है कि पुरुष स्त्री को अपना साथी सहचर समझने की अपेक्षा उसे खिलौना और मनोरंजन का साधन ज्यादा समझता है। स्पष्ट ही इसके पीछे अमर्यादित काम सेवन की प्रवृत्ति है। पति अपनी काम वासना को तृप्त रखने और पत्नी को नित्य नूतन रूप में आकर्षक देखने के लिए उसकी साज श्रृंगार जैसी मांगों को मानता चलता है, और पत्नी जाने अनजाने ही पति की इस कमजोरी का लाभ उठाने लगती है या उसका दोहन करने की दिशा में प्रवृत्त हो जाती है। दूसरे कई लोग ये सोचते हैं कि मिलने जुलने वालों में, जाति बिरादरी में, सभा सोसाइटियों में, मित्र परिचितों के परिवारों में उनकी पत्नी जितनी ही ज्यादा बन ठन कर जाएगी, उतनी ही संपन्नता की धाक जमेगी। इस दृष्टिकोण के लोग स्वयं खटेहाली में रहकर भी पत्नी को एक शोपीस या सजीली संवारी गुड़िया की तरह रखने को ज्यादा महत्व देते हैं और उसे आर्थिक दृष्टि से अपने लिए एक बोझा बना लेते हैं। सभ्य कहे जाने वाले तथाकथित ऊंची सोसाइटी के लोगों की बात जाने दे। गांव गंवाई के लोग भी स्त्रियों को बन ठन कर रहने की बात को इतना महत्व देते हैं कि देहातों में एक हाथी पालने और घर में एक औरत रखने का खर्च बराबर है की कहावत आम प्रचलित है। पुरुषों द्वारा स्त्रियों की इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने का जहां तक प्रश्न है, उसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन पुरुष या पति अपनी पत्नी से जो अपेक्षाएं करता है, वे भी सब की सब एकदम उचित नहीं कही जा सकती। कहा जा चुका है कि पति पत्नी को ज्यादातर काम सेवन का एक उपकरण, एक खिलौना मात्र समझता है, और इस समझ के कारण पत्नी के साथ अनाचार तथा अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करता रहता है। पत्नी का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और अपना भी। फायदा किसी भी पक्ष को नहीं होता, दोनों ही घाटे में रहते हैं। कई बार तो अनाचार इस सीमा को भी पार कर जाता है कि पत्नी बेचारी तंग आ जाती है। समाज और कानून की दृष्टि में यह कामाचरण भले ही मान्यता प्राप्त हो, पर मानवीय दृष्टिकोण से इसे दुराचार की संज्ञा दी जाएगी।
इस तरह के दुराचरण से तंग आकर पत्नियां प्रायः जर्जर स्वास्थ्य वाली हो जाती है। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा और शरीर थका, मन बुझा बुझा सा रहने लगता है। वे अपनी संवेदनाओं को व्यक्त भले ही न करें, पर समझने यही लगती है कि पति के लिए वह मात्र खिलौना है जिससे जब चाहा खेल दिया। पति पत्नी के इस तरह के संबंधों पर व्यंग करते हुए किसी लेखक ने अपनी पत्नी को सामाजिक मान्यता प्राप्त एक ही व्यक्ति के लिए सुरक्षित वेश्या तक कह डाला है। विचार किया जाना चाहिए कि जीवन साथी का चुनाव क्या इसलिए किया जाता है कि एक को सवार होने, चढ़ने और बैठने के लिए कोई कंधा मिल जाए और दूसरे को खेलने, मनोरंजन करने के लिए कोई खिलौना। कोई भी विचारशील व्यक्ति इसका उत्तर हाँ में नहीं दे सकता। इन बातों को, जिनका दाम्पत्य संबंधों में सुई की नोक के हजारवें हिस्से के बराबर महत्व है, सब कुछ मान लेना और सर्वप्रधान महत्व देना हर दृष्टि से अनुचित ही है। जब तक यह दृष्टि बनी रहेगी, तब तक पत्नी पति के लिए भार बनी रहेगी और पति पत्नी के लिए दुश्मन की तरह व्यवहार करने वाला दंभी मित्र। स्थिति को बदला जाना चाहिए और दाम्पत्य जीवन के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण साफ रहना चाहिए कि इन संबंधों की सार्थकता का न आर्थिक संरक्षण में है, न कामुक खिलवाड़ में, अपितु इसकी सार्थकता निश्चल प्रेम, सेवा, सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान और सहिष्णुता जैसे आदर्शों को अपनाने, उनका अभ्यास और व्यक्तित्व में विकास करने में है। पति या पत्नी के रूप में हमें अपना आत्मिक विकास और जीवन यात्रा को सहज सरल ढंग से पूरी करने के लिए एक साथी मिला है। इस मान्यता को आस्था के रूप में स्थापित कर लिया जाए तो कोई कारण नहीं है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के लिए बोझ बने या भार सिद्ध हो। गृहस्थ जीवन को एक योगाभ्यास की तरह व्यतीत करने और दाम्पत्य संबंधों का उपयोग अपना आत्मिक विकास करने के लिए किसी ने यह स्वर्णिम सूत्र बताया है कि अपने साथी का स्वभाव और रुचि समझो, उसे उचित ढंग से संतुष्ट रखने का प्रयत्न करो और उसी के अनुरूप व्यवहार अपनाओ। जब दोनों पक्ष एक दूसरे के अनुरूप व्यवहार करने, एक दूसरे को संतुष्ट रखने, एक दूसरे का ध्यान रखने और एक दूसरे को महत्व देने की नीति अपनाएंगे, तो स्वाभाविक ही दोनों में सामंजस्य उत्पन्न होगा। एक दूसरे को संतुष्ट रखने के संबंध में यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों का स्वभाव पूरी तरह मेल नहीं खाता। पति पत्नी की रुचि और प्रकृति भी भिन्न भिन्न हो सकती है। हो सकता है कि अधिकांश मामलों में दोनों की पसंद एक हो, पर सभी मामलों में ऐसा होगा ये नहीं कहा जा सकता। कौन सा पक्ष कब किसकी बात को महत्व दे, इस विषय में कोई नियम या आचार संहिता नहीं बनाई जा सकती। हाँ, लेकिन सच ये है कि रुचि और पद्धति की इस भिन्नता के कारण ही अधिकांश विग्रह खड़े हो जाते हैं। इस संबंध में दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति समझपूर्ण रवैया अपनाएं तो सरलता से सामंजस्य स्थापित हो सकता है। दूसरे की रुचि में अपनी सहमति व्यक्त करना तो उचित है, पर अपनी रुचि में दूसरे को दबाना गलत है। कहीं कोई अनुचित अवांछनीय दिखाई दे तो बात दूसरी है, अन्यथा दूसरे को अपने अनुकूल बनाने की बात ही अधिक श्लाघनीय और सुखद परिणाम प्रस्तुत करने वाली सिद्ध होती है। यह स्थिति अभ्यास से ही प्राप्त होती है और अभ्यास के दौरान रुचि वैचित्र्य या मतभेदों के कारण कई बार पति पत्नी में झगड़े भी हो जाते हैं। हालांकि यह कोई अनहोनी दुर्घटना नहीं है, परंतु अहम जब इतना उन्मत्त हो उठता है कि आपसी विग्रह औरों से चर्चा का विषय बन जाए तो अनर्थ ही पैदा होता है। घर में तो झगड़े होने के कुछ देर बाद शांत भी हो जाते, सुलह समझौता हो जाता है। उसकी चर्चा यदि बाहर फैल गई तो औरों को हंसने का मौका मिल जाता है और विग्रह शांत हो जाने के बाद भी लोगों में उपहास, निंदा आदि का क्रम चलता रहता है। इस स्थिति में यह भी होता है कि झगड़ा शांत होने के बाद यदि उसकी चर्चा किसी ने अन्यत्र में चला दी और दूसरे पक्ष को पता चल गया तो वह शांत हुआ विग्रह पुनः उठ खड़ा होता है। फिर आपसी सुलह समझौते की स्थिति नहीं रह जाती, बल्कि दोनों के लिए एक चुनौती बन जाती है।
अतएव उस चुनौती पूर्ण स्थिति को उत्पन्न ही नहीं होने देना चाहिए और आपसी मतभेदों को आपस में ही सुलह समझ लेना चाहिए। आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करें। जब तक घर के किसी आवश्यक कार्य में कोई बाधा न पड़ती हो या इस स्वतंत्रता के कारण कोई विशेष असुविधा उत्पन्न न होती हो, तब तक एक दूसरे की स्वतंत्रता में कोई दखल न दिया जाए। उदाहरण के लिए किसी एक पक्ष को खाली समय पढ़ने लिखने में बिताने की इच्छा है और दूसरे पक्ष को गाने बजाने में, तो न तो पढ़ने लिखने वाले के द्वारा गाने बजाने वाले को रोकना चाहिए और न ही गाने बजाने वाले को पढ़ने लिखने को अपना संगीत सुनने के लिए बाध्य करना चाहिए। स्वेच्छा से कोई किसी का साथ सहयोग देने लगे तो बात दूसरी है, अन्यथा दबाव देकर आग्रह का संकोच उत्पन्न कर किसी को भी बाध्य नहीं करना चाहिए। स्मरण रखा जाना चाहिए कि अपने को दूसरे की रुचि के अनुकूल बनाना जहाँ सामंजस्य पैदा करता है और सहृदयता बढ़ाता है, वही दूसरे को अपनी रुचि के अनुसार बांधना बुरी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इससे अरुचि और घृणा ही जन्मती है, प्रेम और सामंजस्य नहीं। सामंजस्य का एक दूसरा आधार एक दूसरे से संतुष्ट रहना भी है। दुनिया में एक से एक बढ़कर स्त्रियां हैं। कई बार कल्पना उठती है कि इस व्यक्ति से विवाह न होता और अमुक स्त्री या अमुक पुरुष जीवन साथी बनता तो कितना अच्छा रहता। संभव है आज जो अपना जीवन साथी है, उसके स्थान पर जिसके जीवन साथी होने की कामना की जा रही है, वह कामना साकार हो जाती तो दाम्पत्य जीवन अधिक सुखकर हो सकता था। परंतु ऐसा नहीं हुआ। ये सोचकर असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है, और हो जाता ये सोचकर रीझने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह की कल्पना मन को तो खिन्न बनाती ही है। कदाचित इस तरह के मनोभावों को व्यक्त कर दिया गया तो वर्तमान में जो सुखद संभावनाएं हैं उन्हें भी नष्ट करके रख देती है। अपने साथी से संतुष्ट रहना और उसे संतुष्ट रखने के लिए यथासंभव प्रयत्न करना वर्तमान स्थिति को उससे भी बेहतर बनाने का उपाय है, जिसकी केवल कल्पना ही की जाती है। इस प्रकार दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य उत्पन्न करने के अनेक उपाय हैं। उनका सूझबूझ के साथ उपयोग करना चाहिए और किसी भी पक्ष को यह अनुभव करने का मौका नहीं देना चाहिए कि हम गृहस्थी का बोझ ढो रहे हैं। दूसरे शब्दों में, पति पत्नी को सच्चे मित्र, अभिन्न सहयोगी, सहचर और एक मन एक प्राण बनकर जीवन को सही ढंग से जीना सीखना चाहिए। इस तपोवन में रहकर ही वह योगाभ्यास किया जा सकता है।